राजस्थान के छोटे शहर सूरजगढ़ का सरकारी साइंस कॉलेज। सुबह के 9 बज रहे थे। कॉलेज की गेट के बाहर रोज की तरह वही भीड़। किसी के हाथ में लैब कोट, किसी के कंधे पर भारी बैग, किसी के फ़ोन में रील चल रही थी तो कोई दोस्तों के साथ हंसते हुए अंदर जा रहा था। लेकिन इस भीड़ में दो नाम सबसे ज़्यादा फेमस थे, शिखा राघव और डॉली शर्मा। कॉलेज में अगर किसी का मजाक बनना हो या किसी का दिन बनाना हो तो ये दोनों ही काफ़ी थी। दोनों की दोस्ती उतनी ही गहरी थी जितनी उनकी तकरार प्यारी। कभी साथ हंसना, कभी लड़ना, कभी क्लास छोड़कर कैंटीन में जाकर पकोड़े खाना। हर शरारत में इन दोनों का नाम सबसे ऊपर रहता था। पूरा कॉलेज जानता था अगर शिखा अकेली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब साफ है, डॉली कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर कर रही है। और आज भी कुछ वैसा ही था। डॉली का कहीं अता पता नहीं था और शिखा का पारा चढ़ा हुआ था। एक बार ये लड़की मेरे हाथ लग जाए तो इसे अच्छे से बताऊं मैं। दुष्ट डायन आज फिर से कहीं गायब हो गई। नहीं आना था या लेट आना था तो एक फ़ोन नहीं कर सकती थी ये। घर से कॉलेज तक की मेरी परेड करवा दी और मेरा आलू का पराठा भी सारा पच गया। कम से कम मेरे पेट को उसका थोड़ा सा स्वाद ही मिल जाता। पर नहीं, महारानी को तो कभी बताना आता ही नहीं है जो वो आज बताती। तेज कदमों से कॉलेज के मेन गेट से अंदर कॉरिडोर की तरफ भागी जा रही शिखा का खुद में बड़बड़ाने का क्रम अभी और जारी रहता अगर वहाँ बगल में बने हुए बाइक स्टैंड की तरफ ध्यान नहीं देती, जहाँ कॉलेज आने वाले स्टूडेंट्स अपनी साइकिल, बाइक और जो ज़्यादा ही बड़े घरों के लोग थे वो अपनी महंगी कार्स वगैरह पार्क करते थे। हाँ, तो अभी उसकी स्कूटी भी नहीं दिख रही है। और इससे पहले शिखा किसी निष्कर्ष पर पहुंचती, बाइक स्टैंड के चौकीदार के पास हमेशा से खड़े रहने वाले कुछ पुछल्ला टाइप के लड़कों ने हुटिंग कर दी थी। अभी नहीं आई वो। हम्म, इस चौकीदार के मरघिल्ले पुछल्लों की तो मैं शिखा पीछे पलटने ही वाली थी कि कॉरिडोर के चैनल पर बैठे गार्ड भैया ने उसे आवाज़ लगा दी। अरे शिखा, आज अकेली? तुम्हारी सहेली डॉली नहीं आई? शिखा आगे बढ़ गई और गार्ड भैया के पास खड़ी होकर बतियाने लगी, जो उसका पसंदीदा काम था। उसकी तो आप बात ही मत करो भैया, वो नालायक आज आ नहीं रही है। ये बात उसने मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी और मैं घर पर बैठे बैठे उसका इंतज़ार करती रह गई। हालांकि जब वो कॉरिडोर में खड़ी गार्ड भैया से बात कर रही थी उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और उसने लापरवाही से इधर उधर देखा भी था, पर कहीं कुछ भी तो नहीं था। सब कुछ सामान ही लगा था उसे। अरे तो फिर जल्दी करो ना बिटिया, आज तुम्हारी जोलॉजी की प्रैक्टिकल क्लास है और वो भी प्रोफेसर चौहान की, जिन्हें उनकी क्लास में आने वाले लेट स्टूडेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गार्ड भैया ने शिखा को याद दिलाते हुए कहा, जो अभी भी डॉली के कॉलेज ना आने का शौक प्रकट कर रही थी। थैंक यू भैया, जो आज आपने मुझे प्रोफेसर चौहान के को भाजन से बचा लिया। शिखा ने एक बार फिर से कॉरिडोर के अंदर दौड़ लगा दी थी। कम वक्त के चक्कर में आज कितना दौड़ना पड़ रहा है, पर उस कलमुही को क्या। शिखा फिर से बतियाने लगी थी खुद से। वैसे एक बात तो है, मेरी और उसकी दोस्ती को पूरा कॉलेज जानता है। बाइक स्टैंड से लेकर गार्ड भैया और साथ पढ़ने वालों से लेकर प्रोफेसर तक सब जानते हैं कि शिखा और डॉली की दोस्ती वर्ल्ड फेमस है और इसीलिए ये आजकल ज़्यादा भाव खाने लगी है। आने दो, कल इसे बताती हूँ अच्छी तरह से। पर शिखा ये सोच कि आज तो उसके बिना क्या करेगी। पहले 2 घंटे प्रैक्टिकल क्लास और फिर बाद में 2 घंटे की थ्योरी क्लास। आज बेटा तू गई। शिखा मनी मन सोचते हुए अपने प्रैक्टिकल क्लास के लिए लैब में घुस गई। थैंक गॉड अभी चौहान सर नहीं आए, वरना आज तुझे उनकी पैनी नज़रों से कोई भी नहीं बचा सकता। शिखा ने अपना बैग टेबल पर पटका और पूरी लैब में नजरें घुमाने लगी। आज उसे इतना अजीब सा क्यों लग रहा था। बाहर चैनल के पास भी, कॉरिडोर से गुजरते हुए भी और अब यहाँ लैब में भी कुछ भी तो नहीं दिख रहा है ऐसा जो शक की नज़र में आए। तो फिर शिखा खुद में खोई हुई थी कि तब तक उसकी क्लास की दूसरी लड़कियां भी वहाँ आ गई और शिखा के हिसाब से वो इंदिरा नगर टोल रही थी।
क्योंकि वो सभी लड़कियां इसी इंदिरा नगर की रहने वाली थीं। शिखा और डॉली ने मिलकर इन लड़कियों का ही नहीं बल्कि लड़कों का और प्रोफेसर सबका नामकरण किया हुआ था। शिखा, आज अकेली? तुम्हारी जोड़ीदार कहाँ गई? ऋचा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ज़्यादा खुश मत हो इंदिरा नगर टोली की सरगना, तुम्हारे लिए तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। शिखा ने उसे टेढ़ी नज़रों से देखते हुए कहा। क्या है यार शिखा, तू हमेशा हम लोगों की और ख़ास तौर पर मेरी बैंड बजाने का बहाना ढूंढती रहती है। इतना अच्छा तो मेरा नाम है, कभी कभी अपने श्री मुख से वो ले लिया करना। जब देखो तब इंदिरा नगर टोली की सरगना कहकर बुलाती है। ऋचा ने शिखा के सामने हथियार डालते हुए कहा। ओए, इस क्लास में ऋचा सक्सेना भी और ऋचा अवस्थी भी, और तू ठहरी ऋचा अग्रवाल। तो अब मैं तुझे बुलाने के लिए 3 बार अपना टाइम बर्बाद क्यों करूं, जबकि मेरा काम एक बार में ही हो जाना है? तो शिखा ऋचा की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुरा उठी थी और तभी उसे वही एहसास फिर से महसूस हुआ और वो ऋचा और बाकी सब लड़कियों को इग्नोर करते हुए जो उससे बात करना चाह रही थी, उस एहसास को महसूस करते हुए ये जानने की कोशिश में लग गई थी कि आखिर ये है क्या भला जो हर बार बस उसे ही महसूस हो रही थी। उसी समय लैब के फ्रंट दरवाजे से प्रोफेसर चौहान अंदर आते हुए दिखाई दिए और अब तक इधर उधर मस्ती कर रहे स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट्स पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। सबकी देखा देखी शिखा भी बिना मन की खड़ी हो गई थी। उसका ध्यान तो अब भी उसे अजीब सी एहसास में अटका हुआ था। ओए जल्दी से खिसक उधर, वरना प्रोफेसर चौहान मुझे बैठने से पहले ही खड़े होने की पनिशमेंट दे देंगे। बैक दरवाजे से कुछ लेट आने वाले बच्चों के साथ दौड़ती भागती डॉली भी लैब के अंदर आ गई थी और अब वो शिखा से थोड़ा साइड होकर बैठने को कह रही थी। हाँ तो ठीक ही होगा ना। अरे अगर प्रोफेसर ना देख पाए तो आज तो मैं बता दूंगी उन्हें कि उनकी प्रैक्टिकल क्लास में देर से आने वाले स्टूडेंट में डॉली शर्मा भी है। शिखा ने डॉली को गुस्से से हुए देखा। ओफो मेरी माँ, मुझे पहले प्रोफेसर की पहली नज़रों से बचकर बैठ तो जाने दे, फिर बताती हूँ तुझे कि मैं क्यों लेट आई हूँ। डॉली एक बार फिर से शिखा की तरफ मिन्नत करते हुए बोली। शिखा उसे गुस्से से घूरते हुए एक और खिसक गई और डॉली उसकी तरफ मुस्कुराकर आंख ब्लिंक करके बैठ गई। देख, अब अगर तूने मेरा गुस्सा ठंडा होने लायक रीज़न नहीं बताया ना, तो तेरा देर से कॉलेज आने का तो महादेव की कसम तेरी आंख की इस दिक्कत में मैं परमानेंट दिक्कत में बदल दूंगी। शिखा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन को डॉली की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। ओफो मेरी माँ, बता तो रही हूँ, पहले सीधे बैठ और अटेंडेंस पर फोकस कर। अगर अपना नाम निकल गया ना तो प्रोफेसर चौहान आज पक्का हम दोनों को अपसेंट कर देंगे और इस इंदिरा नगर टोली के सामने इज्जत का फलूदा बनेगा सो अलग। डॉली ने प्रोफेसर को लैब का चक्कर लगाते हुए देख लिया था और जिसका साफ मतलब था कि वो अब अपनी तरफ से पूरी तरह से मुतमईन होकर कि आज उनके सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्लास में उपस्थित हैं, अटेंडेंस लेने जा रहे थे। वरना अगर एक भी चेयर खाली होती तो प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले शुरू होता उनका रोज वाला प्रवचन, वही बोरिंग, उबाऊ और थकाने वाला। आजकल के बच्चे पढ़ाई तो करते ही नहीं है, पता नहीं समय की कदर कब करेंगे। एक हमारा समय था कि हम अपने गुरुजनों के आगे अपना सर नहीं हिलाते थे और एक आज का ज़माना है कि स्टूडेंट सर ही खा जाते हैं। और हमारी डॉली और शिखा अपने प्रोफेसर साहब के कहे हर शब्द की परफेक्ट लिपसिंग करती रहती थी। प्रोफेसर ने सब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ली और लैब अटेंडेंट को बुलाकर उस दिन का डिस्कशन मटेरियल निकलवाने लगे। अरे यार, अब बस लैब के अंदर से इतने अच्छे अच्छे और महंगे महंगे डिओ और परफ्यूम की खुशबू बस गायब होने वाली है और उसकी जगह फैल जाएगी गंदे केमिकल की बदबू। छी यू। शिखा ने नाक पर हाथ रखकर और मुंह सिकोड़कर कहा। ओए चुप कर नौटंकी, अगर प्रोफेसर ने देख लिया तो आंखों ही आंखों में तेरा और तेरे संग संग मेरा भी डिसेक्शन कर देंगे। डॉली ने शिखा की कोहनी मारते हुए उसे सीधे बैठने के लिए कह दिया था। लैब अटेंडेंट सब स्टूडेंट के सामने डिसेक्शन ट्रे और उसमें एक एक डॉग फिश रख कर जाने लगा डिसेक्शन करने के लिए।
शिखा ने तो अपनी नाक दबा ली थी बदबू की वजह से। तुझे पता है, आज ना मैं जैसे ही कॉलेज के लिए घर से निकलने वाली थी, आंटी अंकल जी आ गए, इटावा वाले। और उन्हें देखते ही मेरी माता जी को तो पता नहीं क्या सूझा, झट से बोली, बेटा डॉली देखो तो आंटी जी अंकल जी आए हैं, जरा बढ़िया सी चाय तो बनाकर पिलाओ अपने आंटी अंकल को। डॉली की ट्रिक काम कर गई थी। शिखा का ध्यान बदबू से हटकर उसकी बातों में आने लगा था। ये बाय गॉड, पता नहीं तेरी माता जी को क्या प्रॉब्लम है तुझसे। मैं कह दे रही हूँ बेटा डॉली, तेरी माँ तुझे 17 की उम्र में बालिका वधू बनाकर छोड़ेंगी। शिखा अब कुछ ज़्यादा ही मज़े लेने लगी थी डॉली और उसकी बातों का। अब मैं क्या बताऊँ यार, घर पर जब भी कोई मेहमान आता है तो पता नहीं क्यों पर माँ को भूत सवार हो जाता है उन सबके सामने मुझे एक सुंदर सुशील कमेरी लड़की के रूप में दिखाने का, जैसे वो लोग वहाँ माँ और पापा से मिलने ना आकर मुझसे मिलने आए हैं, मेरा टेस्ट लेने आए हैं कि मुझे घर के काम आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो फिर कितने आते हैं। डॉली भी मुंह बनाए सब बता रही थी शिखा को, और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ये समझ में आ रहा था कि उसे भी आज की अपनी माँ की गई हरकत पसंद नहीं आई थी बिल्कुल भी। ए लड़कियों, तुम कतई डर ना लागत है, डॉक्टर साहब लैब में ही बैठे हैं और तुम दोनों अपनी बात कहीं में लगी पड़ी हो। पूरी लैब में घूम घूम कर सबके डिसेक्शन ट्रे में डॉग फिश को सुबह के नाश्ते की तरह परोस रहे लैब अटेंडेंट शिखा और डॉली की सीट के सामने आकर खड़े हो गए थे और उन दोनों को उनकी गुप्त चुप गॉसिप के लिए प्यार से डांटने लगे थे। उन दोनों की डांट पड़ते हुए देखकर सामने की टेबल पर बैठे हुए लड़कों में से दो लड़के आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, और ये देखते ही शिखा की त्योरियां चढ़ गई थी। एक तो पहले से ही दिमाग खराब है और अब ये रिश्तेदार और ज्ञान बांटने चले आए हैं। शिखा ने उसकी सीट आगे बढ़ चुके लैब अटेंडेंट को घूरते हुए कहा, सीरियसली शिखा, तुमने किसी को भी छोड़ रखा अपने नामकरण संस्कार के प्रोग्राम में शामिल होने से? मतलब लैब अटेंडेंट स्टाफ को भी रिश्तेदार नाम दे दिया। ऋचा ने धीरे से शिखा की तरफ झुककर फुसफुसाहट से कहा, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है इंदिरा नगर टोली की सरगना? और वैसे भी वो अपना काम छोड़कर हम स्टूडेंट की पर्सनल टॉक में क्यों घुसते हैं किसी रिश्तेदार की तरह? तो फिर मैं भी उन्हें रिश्तेदार ही कहूँगी ना। शिखा ने मुंह टेढ़ा करते हुए ऋचा की तरफ देखा और अपने काम में लग गई। ओफो, तुमसे तो बात करना ही अपने आप में मुसीबत है, ऋचा ने अपना सर झटकते हुए कहा और दूसरी ओर देखने लगी। क्या यार शिखा, तू भी ना जब देखो तब इंदिरा नगर की टोली की सरगना से पंगे लिए रहती है। छोड़ उसे और सीधी बैठ जा। देख प्रोफेसर चौहान इधर ही आ रहे हैं। डॉली ने शिखा के कोहनी मारते हुए सीधे बैठने का इशारा कर दिया। दोनों सहरियाँ चुपचाप थी, सीधी बच्चों की तरह बैठी थीं, और उन्हें अच्छी तरह से जानने वाले स्टूडेंट समझ गए थे कि अब जरूर एक बार फिर से इन दोनों शैतान की नानियों के खुराफाती दिमाग में कुछ ज़बरदस्त चल रहा होगा। वेल स्टूडेंट्स, आज हम डिसेक्ट करेंगे डॉग फिश का नर्वस सिस्टम। सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से करेंगे ये डिसेक्शन, एक भी नर्व डैमेज नहीं होनी चाहिए। मुझे हर स्टूडेंट का पर्सनल डिसेक्ट किया हुआ नर्वस सिस्टम चाहिए। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? प्रोफेसर चौहान की कड़कती आवाज़ ने हर स्टूडेंट के मुंह से यस सर कहने को मजबूर कर दिया था। शिखा और डॉली के मुंह से भी। गिव मी अ सैंपल। प्रोफेसर चौहान के मुंह से ये लाइन निकलते ही शिखा ने फुर्ती से अपनी डिसेक्शन ट्रे उनके सामने कर दी। ऋचा और बाकी लड़कियों ने हैरानी से मुंह खोलकर उसकी तरफ देखा तो शिखा ने शरारत से उसकी तरफ एक आंख ब्लिंक कर दी और डॉली की तरफ मुंह घुमाकर हंसने लगी। ये शिखा भी ना हमेशा अपना प्रैक्टिकल मटेरियल बड़ी चालाकी से प्रोफेसर को दे देती है। अब प्रोफेसर उसकी डॉग फिश का नर्वस सिस्टम निकाल कर सबको डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे, और बाद में नाम किसका होगा? शिखा राघव का, क्योंकि डॉग फिश तो उसी को अलॉट हुई है ना। लड़कों के खेमे में यही सुबुगाहट जारी थी। ओए भूतनियों के, तुम क्यों नहीं दे देते हो अपनी मछली प्रोफेसर को? तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? सच्ची सच्ची बताना मोटे, कहीं प्रैक्टिकल के लिए मिली डॉग फिश को रोहू मछली समझकर खाने की फिराक में तो नहीं रहता है तू? ए शिखा की बच्ची, कुछ भी मत बोल, समझी? मैं शुद्ध शाकाहारी परिवार का लड़का हूँ, राहुल अकबकाते हुए बोला था।
हाँ, वो तो तेरी डील डॉल से दिखाई पड़ता है, शिखा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। डॉली उसे कब से बुला रही थी उसकी डॉग फिश को डिसेक्ट करने के लिए। यही तो होता था हमेशा से। डिसेक्शन के लिए मिलने वाले ऑब्जेक्ट को शिखा प्रोफेसर के सामने एग्जाम्पल के लिए दे देती थी और बाद में डॉली का ऑब्जेक्ट डिसेक्ट करके थोड़े ही समय में फ्री होकर बैठ जाती थी दोनों पंचायत लगाने के लिए। वहीं क्लास के दूसरे लड़के लड़कियां जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं हासिल कर पाते थे और वो सब शिखा और डॉली से और ख़ास तौर पर शिखा से चिढ़ जाते थे। ये शिखा बहुत चालू है, हमेशा अपना ऑब्जेक्ट प्रोफेसर को थमा देती है और खुद डॉली का ऑब्जेक्ट डिसेक्ट करके पूरी टाइम क्लास में आराम से बैठी पंचायत ठोकते रहती है। तो बाबू, पंचायत हम दोनों ठोकते हैं ना, तुम्हें पेट में दर्द काहे के लगे हुए? कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम अभी प्रोफेसर गुप्ता से कह देते हैं कि जे मोटा और बाकी संग को गैंडा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बाद लैब में रुककर लड़कियों के लॉकर में अमलराज डालकर उनके लॉकर के ताला खराब करता है। फिर देते रहियो जवाब उस किंग को उपरा के। शिखा ने अच्छी तरह से हड़का दिया था और राहुल और उसके दोस्त अवनीश को, जो शिखा और डॉली के हिसाब से मोटा और गेंडे की जोड़ी थी। राहुल बेचारा मिमियाते हुए बोला, क्या यार शिखा, तू हम लोगों का आपस का मजाक भी नहीं समझती है? हम तो बस यूं ही। राहुल दांत निपोड़ते हुए बोला, फिर तुम दोनों की एक लीक पोल हम दोनों के पास है और हम दोनों की लीक पोल तुम दोनों के पास है, तो हिसाब बराबर। अवनीश मक्कारी से हंसते हुए बोला, जे बेटा गेंडा, ऐसो है कि हम दोनों ना तो रिश्ते में तुम्हारे जीजा लगाते हैं, ना ही हमाओ तुम दोनों से कोई इलू इलू के सीन चल रहा हो। तो जे मजाक तुम दोनों हम दोनों से का सोच कर रहे हो। और रही गई बात लीक पोल की, तो बेटा मोटे, खुली चैलेंज है सिखा राखो का। तुम मेरी लीक पोल प्रोफेसर चौहान से कह दे जाकर अभी, और फिर उसके बाद मैं तेरी लीक पोल कहती हूँ जाकर उस किंग कोबरा से। फिर तुम दोनों देखना किसकी क्लास लगती है और किसे नोटिस दिया जाता है। शिखा ने राहुल की तरफ गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा, और तुझ में तो इतनी हिम्मत भी ना है कि तू प्रोफेसर गुप्ता से जाकर ये भी कह दे कि शिखा और डॉली आपको किंग कोबरा बुलाती हैं। तो अगली बार पंगा लेने से पहले जरा च्यवनप्राश खाकर आइयो। दिमाग तेज चलेगा तो हमसे टकराने की कम नौबत आएगी। बेटा, हम लड़की हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं, हमें कमज़ोर समझने की भूल मत करियो। रही बची कसर डॉली ने पूरी कर दी थी। राहुल और अवनीश अपना सा मुंह लेकर चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे। उधर अब तक शांति से बैठकर उन दोनों लड़कों की जिंदगी में अशांति मचाने वाली लड़की के मन में फिर से वही जाना पहचाना सा अजीब सा एहसान घर करने लगा था और वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल बंद करके पूरी लैब में इधर उधर देखने लगी थी। पर उसे वहाँ कुछ भी तो असमान नहीं लगा था, सिवाय इसके कि राहुल और अवनीश दोनों ही शिखा और डॉली को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। पर यह कोई नया नहीं था। शिखा ने ध्यान देना उचित नहीं समझा, पर हाँ, प्रोफेसर चौहान जरूर आज पहली बार उसे अपने लैपटॉप पर किसी से मुस्कुराते हुए बात करते हुए दिखाई पड़े थे वीडियो कॉल पर। प्रोफेसर चौहान और मुस्कुरा रहे हैं, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा। कम से कम शिखा के लिए तो था ही, पर इसके अलावा तो उसे पूरी लैब में कुछ भी ऐसा अटपटा नहीं दिखा था जिसे देखकर वो समझ पाती कि ओ बेटे, सारे कांड की वजह ये थी। और वो सर झटक कर अपने काम में लग गई। हाँ, प्रैक्टिकल ख़त्म होते होते जरूर डॉली ने एक बार फिर उसके कान में ये कहकर बॉम्ब फोड़ दिया कि घर से माँ का फ़ोन आया है, मुझे इसी समय घर जाना होगा। बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल तू मुझे अखंड सौभाग्यवती वाला गेटअप में दिखने वाली है। शिखा ने कहा तो नाराज़गी से था, पर उसकी बात पर सुनकर रिचा और बाकी की अगल बगल बैठी लड़कियां हंसने लगी थी। जस्ट शट अप शिखा, एक तो वैसे भी मैं माँ के रोज रोज के नाटकों से परेशान हूँ और तू है कि मेरी ही मजे लेने में लगी है। हाँ तो और क्या करूँ मैं, अब तेरे बिना 2 घंटे की बोरिंग लेक्चर क्लास कैसे झेलूंगी मैं। मेरी तो सोच सोच कर ही जान अटकी जा रही है। सॉरी यार शिखा, आज तो मुझे जाना ही होगा, घर पर मेहमान है
और उनके सामने मैं माँ से कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। बाकी अब उनसे बात तो करनी पड़ेगी। तू ना एक काम कर लियो, सारे लेक्चर्स के नोट्स बना लेना, मैं कल कॉलेज आकर उन्हें कॉपी कर लूँगी। डॉली ने शिखा के सामने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बत्तीसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मन लगेगा क्लास में तो ही नोट्स तैयार करूँगी, नहीं तो फिर कल आ जाइयो, एक साथ किसी कमीने से नोट्स मांगेंगे। इस बार डॉली के साथ साथ शिखा भी हंस पड़ी थी, और वो भी खुलकर। और उधर से गुजर रहे हर स्टूडेंट की नज़र अपने में मस्त उन दो सहेलियों पर पड़ी, और वो सब भी मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने अपने रास्ते जाने लगे। उन्हीं सब में वो भी था जो आज सुबह से शिखा के साथ हो रहे उस अजीब से एहसास को महसूस होने के लिए, जो शिखा के हिसाब से कांड था, जिम्मेदार था। पर फिलहाल डॉली के साथ दिल खोलकर मुस्कुरा रही शिखा उस एहसास को जीने से चूक गई थी। डॉली उसे अगले दिन मिलने का बोलकर घर चली गई थी, और शिखा बेमन से 2 घंटे वाले बोरिंग लेक्चर अटेंड करने के लिए थ्योरी क्लास की तरफ जाने लगी थी। वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई थी, और किसी डमी की तरह बैठकर प्रोफेसर दत्त का इंतजार करने लगी थी, जो आज क्लास में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल्स पर लेक्चर देने वाले थे। और उसके बाद आज टर्न के हिसाब से प्रोफेसर गुप्ता भी आने वाले थे, जो मीथेन ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले थे। पर डाली के जाने के बाद उसका जो दिमाग एक बार आउट हुआ, वो वापस से इन लेक्चर पूरे होने की बेल पर ही हुआ था। सारे लेक्चर्स हो गए, और वो खाली नज़रों के सामने ग्रीन बोर्ड पर पहले प्रोफेसर दत्त के बनाए हुए आड़े तिरछे सेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल्स के डायग्राम देखती रही, और बाद में प्रोफेसर गुप्ता के कार्बन पर चढ़ाए गए 4 बॉन्ड देखती रही। पर आज उसके पल्ले कुछ भी ना पड़ा था। 4 बज चुके थे, और कॉलेज में ग्रेजुएशन की साइंस स्ट्रीम से चलने वाली थ्योरी क्लासेज ही सबसे लेट से छूटा करती थी। कॉलेज बंद हो रहा था, और शिखा रोज की तरह कुछ लापरवाही से और कुछ इधर उधर गौर करते हुए कॉलेज कॉरिडोर पार करके मेन गेट से होते हुए सड़क पर आ ही रही थी कि एक बात फिर से उसे वहीं जाना पहचाना सा अजीब सा एहसास महसूस हुआ। वो कॉलेज की तरफ पलट कर देखी, पर कोई भी तो नहीं था, सिवाय गार्ड भैया के, जो कॉरिडोर वाले चैनल में लॉक लगा रहे थे। वो एक सरसरी नज़र बाहर से दिख रहे पूरे कॉलेज कैंपस पर डाली, और अपने घर के रास्ते की तरफ बढ़ गई। अभी वो आधा रास्ता ही पार कर पाई थी कि उससे कुछ ही दूरी पर आगे चल रहे एक लड़के की हाथ में बंधी बड़ी ही स्टाइलिश घड़ी के डायल केस की चुंधियाती हुई चमक शिखा की आंखों में पड़ी, और कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। ओए होए, कितनी सुंदर और स्टाइलिश घड़ी है। शिखा ने अपनी आंखें खोलते हुए अपने से आगे जा रहे लड़के को फॉलो करते हुए खुद से कहा। हालांकि उसके अंदर की छुपी हुई शांत शर्मीली लड़की ये भी कह रही थी कि इस स्टाइलिश और सुंदर घड़ी को पहनने वाला खुद कितना स्टाइलिश और हैंडसम होगा। पर फिलहाल उसके दिमाग पर काबिज थोड़ी सी जिद्दी और मनमौजी लड़की ने कहा, अजी एक किनारे करो लड़के को, पहले तो इस सुंदर और स्टाइलिश घड़ी से टाइम देखना और पूछना तो बनता है। और शिखा अपने से आगे चल रहे उस अनजान लड़के के पास थोड़ा तेज कदमों से चलते हुए उसे आवाज़ देने लगी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स द टाइम प्लीज़। हायला, कितना तेज भागता है ये लड़का, और उससे भी ज़्यादा कितना शांत है ये लड़का। इतनी देर से इसके पीछे एक खूबसूरत लड़की दौड़े जा रही है, और ये है कि इसकी सेहत पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हे शिव जी, आज क्या मेरी कुंडली में सुबह से भागना ही लिखा हुआ है? पहले उस डॉली की बच्ची ने दौड़ाया, और अब ये घड़ी वाला। पर मैं दौड़ ही क्यों रही हूँ? टाइम ही तो पूछना है, तो ये काम तो मैं बिना भागे भी कर सकती हूँ। शिखा खुद में ही मुस्कुराते हुए बोली, और अपने से आगे चलते हुए उस लड़के की कलाई को पीछे से पकड़कर उसे रोक लिया। हे यू, कानपुर में हड़ताल हो रखी है क्या? कितनी देर से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं पड़ता है क्या? अगल बगल आस पड़ोस वाले सब जान गए कि एक लड़की आपके पीछे पीछे चिल्लाते हुए भागे आ रही है, और आप है कि 2 घड़ी रुककर पीछे देखना भी जरूरी नहीं समझा। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे कुछ पूछ रही हैं? वो लड़का शिखा की तरफ पलटा और उसकी तरफ देखने लगा। पर हाय रे किस्मत,
सर को हुडी से ढके हुए, आंखों पर गहरे गॉगल्स चढ़ाए हुए और बचे हुए चेहरे को मास्क से ढके हुए उस लड़के की एक झलक तक शिखा को देखने को नहीं मिली। अलबत्ता उसके कानों में लगे हुए हेडफोन देख जरूर शिखा ने अपना सिर पीट लिया था। कानों में तो कुंवर शाह ने ढक्कन लगा रखे हैं, सुनाई कहाँ से पड़ेगा। शिखा उसके हेडफोन हटाने के लिए उसके चेहरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है और वो लड़का थोड़ा सा अपना चेहरा पीछे की ओर करने लगता है। सॉरी, व्हाट आर यू डूइंग? लड़के ने शिखा की तरफ देखते हुए कहा। शिखा उसकी तरफ हल्के से मुस्कुराई और उसके कानों में लगे हेडफोन हटाकर बोली, आपकी मदद कर रही थी। मदद? पर मैंने आपसे कब मदद मांगी? लड़का अपने गहरे चश्मे के पीछे से शिखा को घूरते हुए बोला, ये जो आपने अपने कान में ढक्कन लगा रखे हैं ना, उन्हें हटा रही थी। इनके चक्कर में ही तो आप मुझे सुन नहीं पा रहे थे। शिखा को झेपते हुए बोली। वो उस अजनबी लड़के के करीब आकर खड़ी थी, वो भी इस मरी सी स्टाइलिश घड़ी के चक्कर में, जिसका अभी तक वो ठीक तक दीदार भी नहीं कर सकी थी। सॉरी, आप मेरे इम्पोर्टेंट हेडफोन को ढक्कन बोल रही हैं? आपको पता भी है कि इनकी कीमत क्या है? वो लड़का तुनक गया था। फ़र्क नहीं पड़ता, आपके हेडफोन चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट हो या फिर $1,000,000 के, काम तो एक ही करते हैं, कानों को बंद करने का। फिर चाहे पीछे से कोई गाड़ी हॉर्न मारती रहे या फिर मेरी जैसी कोई अबला लड़की आपको आवाज़ दे देकर रुकने के लिए कहती हुए आपके पीछे दौड़ते हुए पीटी ऊषा बन जाए। लेकिन मैं ये जान सकता हूँ कि आपको इस तरह से मेरे पीछे भागने की क्या ज़रूरत थी? मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको या आप मुझे जानती भी हैं। $1,00,000 की बात कही थी लड़के ने और शिखा कुछ देर के लिए सोचे पड़ गई थी, क्या जवाब दे। वो उसे सही तो कह रहा है वो लड़का। वो उसे क्या, अपनी गली में रहने वाले किसी लड़के को नहीं जानती थी। कुछ सेकंड शिखा के जवाब का इंतजार करने के बाद वो लड़का वापस से अपने रास्ते की ओर बढ़ गया था। ओए ओए तूफान मेल, रुक तो सही। शिखा पता नहीं किस भावना के वशीभूत होकर इस बार उस लड़के की कलाई थामे फिर से उसे रोक कर खड़ी हो गई थी और वो लड़का उसकी डेयरिंग पर हैरान भी हो रहा था और परेशान भी हो रहा था। अजीब सी लड़की है, ना तो इसे खुद कहीं जाने की जल्दी दिखाई पड़ रही है और ना ही ये मुझे जाने दे रही है। सॉरी, ऐसे आपको बार बार रोक रही हूँ, पर वो क्या है ना कि आपकी घड़ी बड़ी स्टाइलिश, बड़ी अच्छी लग रही है, तो बस इसे थोड़ा सा नज़दीक से देखने के लिए मैं आपको रोक रही थी बार बार। आप मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझिए, मैं बहुत ही। शिखा की नॉन स्टॉप बकवास एक झटके में ख़त्म हो गई। लड़का उसे हल्के से गुस्से में घूरते हुए उसकी आंखों के सामने अपनी घड़ी वाली कलाई को कर देता है और कहता है, लीजिए, देख लीजिए मेरी स्टाइलिश घड़ी और महादेव के लिए मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए आप। आई एम गेटिंग लेट। पर लगता नहीं था शिखा के ऊपर उस लड़के के गुस्से का या उसकी बातों का कोई असर पड़ा था। वो बस खोई हुई सी उस घड़ी के सुनहरे चमकदार डायल केस को ही देखे जा रही थी। इट्स 4:30 PM, लड़के ने शांत स्वर में कहा, जैसे लड़के को लग रहा था कि वो लड़की उसकी घड़ी में बिना टाइम देखे हुए नहीं जाएगी। तो उसने खुद ही बोल दिया था। ओके ओके थैंक्स, शिखा ने चिल मारने वाले अंदाज में कहा और फिर कुछ याद आते ही वो जोर से चिल्ला पड़ी उस लड़के के सामने ही। क्या 4:30? मतलब शाम के 4:30? शिखा उस लड़के से ही सवालिया नज़रों से पूछ बैठी। जी, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अब उस लड़के को मज़ा आने लगा था शिखा की हालत देखकर। हे शिव जी, शाम के 4:30 बज गए हैं और मैं अभी यहीं हूँ। ये टाइम तो मेरा घर पहुँचने का होता था और मैं अभी आधे रास्ते में ही अटकी पड़ी हूँ। आज तो माते के तीसरे नेत्र से भस्म होने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मेरी प्यारी भाभी भी नहीं। ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है मिस्टर। ना आप ऐसे कानों में ढक्कन लगाकर मुझे अनसुना करके भागते और ना ही मुझे आपके पीछे आना पड़ता और ना ही मुझे इतनी देर होती। शिखा एक सांस में एक के बाद एक इतने सारे संगीन जुर्म उस लड़के के ऊपर लगाई जा रही थी जिसकी अभी तक उसने शक्ल भी नहीं देखी थी। वैसे आप एक बात तो कहना ही भूल गई, वो लड़का अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए बोला। शिखा उसे घूरते हुए देखने लगी, जैसे उससे पूछ रही थी कि आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो उसकी जैसी तेज दिमाग वाली लड़की भूल गई। ना मैं ये स्टाइलिश घड़ी पहनता
और ना ही आपकी नज़र इस पर अटकती, और ना ही आप मेरे पीछे पीछे आती, और ना ही आपको इतना लेट होता, है ना। हे शिव जी, ये लड़का तो बिल्कुल हमारे जैसे है। अपई बातन ते सामने वाले की बोलती ही बंद कर देता है। ठीक 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 है, अब इतनी भी अच्छी नहीं है आपकी घड़ी जो इसे निहारने के चक्कर में मैं और लेट हो जाऊं। शिखा ने अपने बैग की डोरियों को अपने कंधे से चिपकाए हुए कहा और वहां से उल्टी दिशा में घूमकर तेज कदमों से चलते हुए सड़क पर चल रही भीड़ में गुम हो गई। पागल है ये, सच में ये तो, वो लड़का धीरे से बुदबुदाया और अपने सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चल दिया। शांति बिला। कहने की ज़रूरत नहीं थी, शांति बिला में अशांति फैली हुई थी। हमारी तूफान मेल घर आ चुकी थी और अभी घर पर कोई नहीं था। मतलब वो और उसकी प्यारी सी भाभी और उसका छोटा सा 1 साल के भतीजे के अलावा। और वो भाभी के साथ बैठी आज दिन भर की हुई पंचायत के बारे में मज़े ले लेकर बता रही थी, उस ढक्कन लगे स्टाइलिश वाले बंदे के बारे में भी। शिखा अपनी भाभी से कुछ नहीं छिपाती थी। डॉली और भाभी, यही दो तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी राजधार थी, जिनके सामने वो अपना हर सीक्रेट और हर कांड कबूल कर लेती थी। शिखा, तुम तो दिन पर दिन डेयरिंग होती जा रही हो। तुम्हें डर नहीं लगा किसी अनजाने लड़के से इस तरह से टाइम पूछते हुए, और वो भी उसकी कलाई थामे हुए? शिखा की भाभी नैना ने हंसते हुए कहा, डर? और उससे? उसे देखकर तो मुझे ये लग रहा था कि उसने आज से पहले किसी लड़की से बात ही नहीं की होगी। हर बात पर सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, बस यही बोले जा रहा था। कुछ सोचते हुए, वैसे कुछ भी कहो, लड़का था बहुत डिसेंट। शिव जी साक्षी हैं, उसने इत्तू सी भी बदतमीजी नहीं दिखाई मेरे साथ। छोरो निरो सीधो लगो, कोई भी हरकत नहीं की उसने। शिखा ने उस अजनबी लड़के की तारीफ करते हुए कहा, क्या बात है सीखू, राह चलते लड़के की तारीफ की जा रही है, और तारीफ करने वाला भी कौन? जो किसी का नामकरण किए बिना उससे बात ही नहीं करती है। मतलब कुछ तो खास था उसमें। नैना शरारत से एक आंख दबाते हुए बोली, ओहो भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना उस लड़के को छोड़ो और मुझे कुछ खाने को दे दो। वैसे भी आज सुबह से कुछ खाया नहीं था, और जो कुछ खाया था वो आज पीटी उषा बनकर सारा पच चुका है। शिखा चेंज करने के लिए अपने कमरे में चली गई। वैसे आज गॉड मदर और फादर दिख ना रहे, किसी डेट पर तो नहीं चले गए? शिखा ने चाय के साथ मठरी खाते हुए एक पूरी नज़र घर के हर कोने पर डाल दी थी। सीखो, तुम ना सच में कमाल हो। कोई अपनी माँ और पापा को गॉड मदर और फादर कहता है भला? नैना ने उसके सर पर हल्की चपत मारते हुए कहा था, ओहो भाभी, आप नहीं देखती हैं क्या? जब देखो तब नए नए फरमान सुनाती रहती है माता श्री। सुबह इतने बजे उठ जाना, कॉलेज टाइम पर पहुंच जाना, रात को लेट नाइट मोबाइल अलाउ नहीं है। हे शिव जी, जब ज़िंदगी अपने ढंग से जी ही नहीं सकते हैं तो फिर ऐसी ज़िंदगी जीकर ही क्या करना है? शिखा नैना के साथ बैठकर अपनी माँ के उसके लिए बनाए हुए नियम गिना रही थी। और डैडू, वो भी तो कुछ नहीं कहते हैं उन्हें। वो इसलिए सीखो क्योंकि उन्हें तेरी चिंता है, आज की नहीं, आने वाले कल की, जब तो यहाँ हमारे साथ ना रहकर अपने ससुराल में रहेगी जाकर। वो बस तुझे तब के लिए तैयार कर रही है। शिखा के बड़े भाई आनंद ने उन दोनों की कंपनी को ज्वाइन करते हुए कहा, हे माँ, माता जी, भविष्य के लिए मेरे वर्तमान के साथ इतनी नाइंसाफ़ी। और वैसे भी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आप दोनों को छोड़कर। हाँ, माता श्री को छोड़कर जाने का ऑप्शन मिले तो सोचा जा सकता है। शिखा नैना के गले लगते हुए लाड से बोली। उसकी बात सुनकर उसके भाई भाभी हंस पड़े थे। शिखू, क्यों पंगे लेती रहती है तू माँ से, जबकि तू भी जानती है कि वो जो भी करती हैं तेरे और हम सबके भले के लिए ही करती हैं। आनंद ने शिखा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, रहने दीजिए भाई, माता श्री सिर्फ वही करती हैं जो उन्हें पसंद आता है खुद के हिसाब से, और उन्होंने अगर कोई एक काम अच्छा किया है तो वो ये कि मेरे लिए इतनी प्यारी भाभी लेकर के आई, वरना कहीं अपनी जैसी ही कोई ले आती ना तो पक्का इसी उम्र में मुझे हिमालय के लिए निकलना पड़ता। शिखा ने बची हुई मटरी अपने दोनों हथेलियों में समेटी और अपने कमरे में जाने लगी, पर फिर दरवाजे तक पहुंचकर वो पलटी और हंसती हुई बोली, वैसे भी भाई, आपसे ज़्यादा पंखे तो मैंने लिए हैं, घर पर भी और घर के बाहर भी, क्योंकि मैं जानती हूँ ना
कि कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, पर मेरे भाई भाभी ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। शिखा ने बारी बारी से सोफे पर बैठे हुए नैना और आनंद की तरफ हंसते हुए देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। आनंद कुछ देर तक शिखा के कमरे में के बंद दरवाजे को देखता रहा। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? नैना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछ लिया था। शिव जी करें आज माँ और पापा अच्छी खबर लेकर आए, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी सीखू की। सब सही होगा आनंद, मुझे शिव जी पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो मुझे भी है, पर माँ उनके हठी रवैये से कभी कभी डर लगता है, बनती बात ना बिगड़ जाए। आनंद चिंतित स्वर में बोला। वो बस उनका स्वभाव है, बाकी दिल से वो किसी का भी बुरा नहीं सोचती है। आखिर शिखा भी तो उनके लिए बेटी जैसी है। बेटी जैसी और बेटी होने में बहुत अंतर होता है नैना। वो शिखा को अपना भी सकी हैं या फिर सिर्फ दुनिया के लिए वो एक रिवायत निभाए जा रही हैं, ये बात आज तक पापा भी नहीं समझ पाए। और मैंने तो कहना ही बंद कर दिया इस बारे में। शिखा नहीं चाहती कि मेरे और माँ के बीच के रिश्ते तल्ख हों। उसकी वजह से बहुत दिनों से कोशिश में था कि माँ और पापा उन लोगों से मिलने के लिए तैयार हो जाएं और एक बार बात आगे बढ़ जाए। शिव जी, मेरी सीखू के लिए एक बार इस घर से हाँ हो जाए, उसकी सारी परेशानियाँ खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। आनंद चिंतित स्वर में बोला। तुम चिंता मत करो आनंद, शिव जी ने हमारी शिखा के लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा, तभी तो माँ वहाँ जाने के लिए मान गई। और तुम देखना, मेरा मन कह रहा है कि शाम को घर पर ज़रूर खुशखबरी ही आएगी। नैना ने आनंद को दिलासा देते हुए कहा। मैं भी शिव जी से यही मना रहा हूँ नैना। आनंद ने एक लंबी सांस ली और सोफे पर पीछे सर रखकर आंखों को बंद करके बैठ गया। शाम की हल्की ठंडक में शिखा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। माँ ने नीचे से आवाज़ दी, बिटिया जल्दी नीचे आ, आज घर में एक खुशखबरी सुनानी है। शिखा ने बस एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसके जेहन में वही आंखें घूम गईं, वो जो आज कॉलेज की गेट पर मिली थी, वो जो कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह गई थी। क्या ये मुलाकात किसी नई शुरुआत की निशानी थी या किसी अधूरी पहचान का पहला पन्ना? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।